गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। आई एम वेरी सॉरी। मुझे मालूम है आप लोग भी नाराज़ हो रहे होंगे और वो लोग भी नाराज़ हो रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में। अब तक जितनी बातें हो चुकी है उसके आगे लिखना है, एक छोटा सा हेडिंग डालना। छोटा सा हेडिंग डालते हुए लिखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब बोलना नहीं है, किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे अलावा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या संभावना है, दोनों बातें हम लोग कर लेते हैं। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 126। अनुच्छेद 126 ये कहता है कि जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, बहुत ढंग से सुन लेना क्या सवाल बन सकता है। जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, जरा सब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है। सवाल सुनना, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्त हो जाने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में सही कथन को छांटिए। नंबर 1, अनिवार्य रूप से वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। नंबर 2, किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। नंबर 3, इस संदर्भ में संविधान मौन है। या नंबर 4, कुछ और लिखा हुआ आ सकता है। अधिकांश विद्यार्थी इसमें चांस लेंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश के बारे में, जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ किसी भी न्यायाधीश को। ज्यादा संभावना दीपक मिश्रा जी के बाद में यही बनती है कि वो किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। तो जरा लिखें आप, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डैश करके लिखिएगा। अनुच्छेद 126 आर्टिकल 126, अनुच्छेद 126 में ये उल्लेखित है कि अनुच्छेद 126 में ये उल्लेखित है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, ये जो आप लिख रहे हैं किसी भी न्यायाधीश, इसको अंडरलाइन कर देना। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और किसी भी न्यायाधीश को बना सकते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अब आगे जो लिखना है उसको लिखने से पहले बहुत ढंग से सुन लेना। एक शब्द है हिंदी का, दैट इज तदर्थ न्यायाधीश। अंग्रेजी में कहते हैं एडॉक जज। एक तो बात है ये, और दूसरी बात, एक शब्द है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायरिंग जज या रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दोनों एक साथ में ही सुनना है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 127, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 128, अनुच्छेद 128। 127 अनुच्छेद ये कहता है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा नहीं होगा, कोरम हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 127 ये कहता है जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोरम यानी गणपूर्ति नहीं हो रही है। आप मुझसे पूछो कि कोरम होता कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई रूल्स और रेगुलेशंस में इसका उल्लेख है। केवल कल्पना की गई है कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, यानी कंडीशन क्या है, गणपूर्ति नहीं हो रही है। पहला सवाल तो यही बनेगा। दूसरी बात, जब गणपूर्ति नहीं हो रही है फिर होगा क्या, तो लिखा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश
जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। प्रश्न दो प्रकार के बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश इनमें से किस कंडीशन में नियुक्त किए जाते हैं? नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ जाने पर। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित मामले हो जाने पर। नंबर तीन, सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना होने पर। नंबर चार, संविधान इस संदर्भ में मौन है। आंसर क्या हो जाएगा? कोरम पूरा ना होने पर। ये तो है कंडीशन, लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होने पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नंबर एक, राष्ट्रपति द्वारा। नंबर दो, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नंबर तीन, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश द्वारा। नंबर चार, मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। अधिकांश विद्यार्थी चार में चांस लेंगे। उनको लगता है अपॉइंट तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन याद रखिएगा, एडॉक जजेस को मुख्य न्यायाधीश कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राष्ट्रपति से परामर्श करके उन्हें नियुक्त करेगा। क्लियर? एक। दूसरी बात, अनुच्छेद 128 में लिखा हुआ है, एक बार फिर वही बात लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में यदि कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करके उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में वापस नियुक्त कर सकेंगे। ये तो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापस नियुक्ति, और ये है हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें एडॉक जज, एडॉक का मतलब ही काम चलाने के लिए, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? दोनों अनुच्छेदों में लिखा हुआ है, चाहे एडॉक जज हो चाहे सेवानिवृत्त ऐसे न्यायाधीश जो रीअपॉइंट हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें वे सारी शक्तियां, वे सारी सुविधाएं प्राप्त होगी जो एक नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है। याद रह जाएगा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एडॉक जज केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में एडॉक जज नियुक्त नहीं होते, वहां एडिशनल जज नियुक्त होते हैं। यहाँ एडिशनल जज नियुक्त नहीं होते, यहाँ एडॉक जज नियुक्त होते हैं। लिखें जरा, छोटा सा हेडिंग डालना, तदर्थ न्यायाधीश, एडॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश। एक काम करिएगा, आप एडॉक भी लिख देना, ऐसे डायरेक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, एडॉक न्यायाधीश। एडॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, दोनों लिख देना। कई बार इस तरह के रोमन शब्द डायरेक्टली लिख देते हैं, डैश करके लिखिएगा। वॉल्यूम बढ़ाना है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। डैश करके लिखिए, अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127, अनुच्छेद 127 आर्टिकल 127 में ये उल्लेखित है कि, आर्टिकल 127 में ये उल्लेखित है कि, ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर, गणपूर्ति यानी कोरम, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश, हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश, हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो, हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की, हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, कॉमा डाल के लिखिए, उन्हें, उन्हें उच्चतम न्यायालय में, उन्हें उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में
उन्हें उच्चतम न्यायालय में तदर्थ यानी एडॉक, उन्हें उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे, नियुक्त कर सकेंगे, एडॉक जज के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। ठीक, ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, अक्सर हम लोग इनकी उपेक्षा कर देते हैं। फिर एक छोटा सा हेडिंग और डालिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस। ऐसा लिखना, हेडिंग डालते हुए लिखना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की, हेडिंग डालते हुए लिखना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। डैश करके लिखिए, डैश करके लिखना, अनुच्छेद 128 आर्टिकल 128, अनुच्छेद 128 में ये उल्लेखित है कि, में ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखना, तदर्थ न्यायाधीशों, एडॉक जजेस, नोट डाल के ऐसा लिखना है, तदर्थ न्यायाधीशों, तदर्थ न्यायाधीशों तथा, तथा, अब रुकना जरा, अब हम लोग लिखने वाले हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों। तो इससे आप ये मत निष्कर्ष निकाल देना कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रीअपॉइंट हुए उनकी बात कर रहे हैं। आप लिखिएगा तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों तथा, तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों तथा ऐसे, तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में पुनर्नियुक्त हुए हैं। आज क्या मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं? मुझे लग रहा है सब हाथ ऐसे से कर रहे हैं, झटक रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीशों तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों जो उच्चतम न्यायालय में पुनर्नियुक्त हुए हैं, उच्चतम न्यायालय में पुनर्नियुक्त हुए हैं, कॉमा डाल के लिखिएगा, उनको, उनको वे सभी सुविधाएं और शक्तियां, ऑल पावर्स एंड द एमिनिटीज, वे सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होती है, वे सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होती है जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है, जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है, जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है। ठीक, ये कुछ बातें थी जिनको करना जरूरी था, मैंने पहले से कह दिया। अक्सर इनकी बातों को हम लोग उपेक्षा कर देते हैं। अब देखिए दो और बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो जेल प्रहरी वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 348 जो साफ शब्दों में कहता है सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिखें, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 के अनुसार, अनुच्छेद 348 के अनुसार
उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां और प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां, उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती है, ऐसा लिख देना, अंग्रेजी भाषा में होती है। ठीक। अब एक और प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। पहली बात तो लिखा हुआ है, आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है। अच्छा ओके, ये तो लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक और ब्रांच या बेंच है, कहां पर है? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और अगर इसकी बेंच स्थापित करनी हो तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, या मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। आंसर है तीन। लिख लीजिएगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है। लिखिए जरा, नोट डाल के लिखिए, अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130 के तहत, अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ऐसा लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अब वहां एग्जामिनेशन हॉल में अपना दिमाग मत लगा देना कि ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसी में लिखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसी में लिखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, रेटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बेंच यानी पीठ, उच्चतम न्यायालय की पीठ, उच्चतम न्यायालय की पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश स्थापित करेंगे, रेटिफिकेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ऐसा लिखा हुआ है। मैं फिर कह देता हूं, अगर ये सवाल आया तो अधिकांश विद्यार्थी राष्ट्रपति ऑप्शन में चांस लेंगे, जबकि आपको याद रखना ये सीजीआई करेगा, लेकिन राष्ट्रपति से आपको अनुमोदन लेना पड़ेगा, बिना उस अनुमोदन के हो नहीं सकता। वैसे आपको बता देते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है, 31 न्यायाधीश होने चाहिए उसमें, लगभग 25-26 के करीब वर्तमान समय में। कॉलेजियम व्यवस्था की कई सारी समस्याएं, इसकी वजह से कभी भी 31 न्यायाधीश एक साथ में साथ बैठे ही नहीं है। एक दूसरी बात, मद्रास से दिल्ली बहुत दूर है। अगर दक्षिण भारत के किसी राज्य के हाईकोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय के खिलाफ में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो आपको हजारों किलोमीटर दूर चलकर आना होता है। When KG बालकृष्णन was the Chief Justice of the India, that time इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच शायद दक्षिण भारत में स्थापित हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इस वजह से वो मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन, जो कि साउथ इंडिया से ही थे, उनकी इच्छा होने के बावजूद भी इसकी कोई पीठ स्थापित नहीं हो सकी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत गजब के प्रावधान कर रखे हैं, राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, राष्ट्रपति का अनुमोदन का मतलब मंत्री परिषद की अनुशंसा, मंत्री परिषद का परामर्श। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अगर छोड़ देते तो शायद हो सकता कभी का सुप्रीम कोर्ट का एक नया बेंच स्थापित हो चुका होता, लेकिन जब तक मंत्री परिषद की इच्छा नहीं होगी, राष्ट्रपति अनुमोदित करेंगे नहीं, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर नहीं सकते। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना। बहुत अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी 15-20 मिनट में जो भी हमने बात की वो सारी वो बातें हैं जिनको अक्सर हम लोग उपेक्षित कर देते हैं। अब करता क्या है सुप्रीम कोर्ट, तो हेडिंग डाल दीजिए, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। देखिए शब्द है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में अक्सर हम लोग लिखते क्या है, जरा सुन लीजिएगा। अक्सर हम लोग लिखते हैं क्षेत्र अधिकार, लेकिन आजकल ये शब्द इररिलेवेंट हो गया है। नया शब्द आ चुका है उसकी जगह पर, और उस शब्द को कहा जाता है अधिकारिता। अंग्रेजी में
दोनों शब्दों का मतलब जुरिस्डिक्शन ही है, लेकिन क्षेत्राधिकार आजकल शब्द थोड़ा फैशन से बाहर हो गया, फैशन से। नया शब्द जो है वो है अधिकारिता, इसी को ध्यान रखिएगा। हेडिंग डाल दीजिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए मूल ऑब्लिक प्रारंभिक अधिकारिता, मूल ऑब्लिक डाल के लिखिएगा प्रारंभिक अधिकारिता, मूल ऑब्लिक प्रारंभिक अधिकारिता। अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल। लिखने से पहले जरा सुन लीजिए, वर्ष 2014 वर्ष 2015 सिविल सर्विस के एग्जाम में लगातार एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया, जरा सुनिए। प्रश्न 2014 में जो पूछा गया वो ये था, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है कहलाते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, कंसल्टेशन वाला जुरिस्डिक्शन या कुछ और। 4 ऑप्शन वहां पर थे। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक ये प्रश्न पूछा गया वर्ष 2014 सिविल सर्विस में। ठीक इसके 1 साल बाद 2015 सिविल सर्विस में हूबहू ऐसा प्रश्न आया, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हुआ, प्रश्न पूछा इनमें से वे कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। हमको बहुत ढंग से पढ़ना होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता क्या है और कौन कौन से मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आपने लिखा मूल अधिकारिता, इसके आगे डैश करके लिखिए, इसके आगे डैश करके लिखना ऐसे मामले, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई ऐसे मामले जिनकी सुनवाई ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है। ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है, केवल उच्चतम न्यायालय करता है, ये क्या कहलाते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मामले, इसी में लिख लीजिए, ऐसे मामले निम्न हैं, ऐसे मामले निम्न है, ऐसे मामले निम्न है। रुकना जरा, एक तरफ भारत सरकार हो एक पार्टी के रूप में, दूसरी तरफ कोई स्टेट गवर्नमेंट हो। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार की अगर कंट्रोवर्सी हो गई तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं करता है। क्यों, हाई कोर्ट किसी राज्य का क्या ले सकता है, पक्ष ले सकता है। दैट्स वाई ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। एक दूसरी बात, एक तरफ एक राज्य हो, दूसरी तरफ दूसरा राज्य हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में यदि आपस में किसी भी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो गई है तो भी ऐसे मामलों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 131 में लिखा हुआ है। ऐसे मामले निम्न है। ए लिखिए, ए और बी करके लिखना। भारत सरकार भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ, भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर, भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो दूसरी तरफ कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। नंबर बी लिखिए, एक राज्य सरकार का एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ, एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर, एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। ये 2 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, भारत का कोई अन्य न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। नोट डाल के लिखिए,
नोट डाल के लिखना है, अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की लिख देना, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का उल्लेख है। मूल अधिकारिता का उल्लेख है। अब रुकना, बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है यहां पर। आप लोग चूंकि राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ चुके हैं और जब राष्ट्रपति टॉपिक आप लोगों को बताया गया उस समय आपको यह कहा गया कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 71 ये कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी होती है, ऐसी स्थिति में उन मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब आप मुझसे पूछेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? मेरा जवाब है ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो मैंने आपको कहा दो बातें आती है, भारत सरकार का राज्य सरकार के साथ, एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के साथ। आप मुझसे पूछेंगे आपने आर्टिकल 71 वाली बात क्यों नहीं लिखवाई, जबकि हम लोग लिख चुके हैं, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो उसकी भी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है। बात सही है। सवाल की भाषा निर्भर करेगी आंसर क्या है। अगर सवाल यूं आता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन सी बातें शामिल है, तब आपको ए और बी जो आपने लिखी है वही लिखनी है। लेकिन सवाल अगर यूं आता है ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, उस समय आप ए बी और ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जो विवाद है उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। आप कहेंगे बात तो यही है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम शब्दों की है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जैसा शब्द आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है, दैट्स वाई इसका आंसर ए और बी होगा। अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है तो ए भी लिखिए, बी भी लिखिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव वाली प्रॉब्लम भी लिखिएगा। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए। हालांकि अनुच्छेद 71 के तहत आर्टिकल 71, हालांकि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई भी लिखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई भी केवल उच्चतम न्यायालय करता है, केवल उच्चतम न्यायालय करता है। ये सब खेल लैंग्वेज का है, भाषा का खेल है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई भी केवल उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, मुझे आप जवाब देना। सब कुछ फैक्ट आपके पास है, यू हैव ऑलरेडी 71, आपने अनुच्छेद 131 भी पढ़ लिया। जरा देखिएगा, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, इस संदर्भ में कौन कौन से मामले शामिल किए जा सकते हैं, ये आपके सामने पड़े। मैं बोल देता हूं, मेरा प्रश्न ये है, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है के अंतर्गत शामिल है। नंबर 1, भारत सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ विवाद होने पर, इज इट राइट? ओके। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विवाद होने पर, ओके। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होने पर, ओके। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर, यस, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को देखा और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हाई कोर्ट्स भी मामलों की सुनवाई कर सकता है। दैट्स वाई इसका आंसर केवल क्या है? 1, 2 एंड 3। प्रश्न ऐसे आएंगे। क्लियर? ओके। नंबर 2 लिखिएगा, अपीलीय अधिकारिता, अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन।
अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता हम लोग जानते हैं, नाम से स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है। दैट्स वाई वो भारत में जितने भी जो हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का ये काम करता है। इस वजह से हम लोगों ने लिखा अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। अपीलेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब है ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। सुनते रहना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। देखिए, मोटे मोटे तौर पर हम लोग मामलों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्रिमिनल मामले और एक होते हैं दीवानी मामले। ये बहुत ही मोटे तौर पर मैंने कहा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जो मामले आते हैं उनको लगभग 100 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप दो भाग ही रखिए, आपराधिक मामले या दांडिक मामले या क्रिमिनल केसेस। ऐसे मामले को कहा जाता है जिसमें किसी के साथ मारपीट कर दी, मैन हैंडलिंग हो गया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को धमका दिया, इस प्रकार के मामले आपराधिक मामले कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत सिविल मामले, किसी के विवाह का संदर्भ में मामला है, उत्तराधिकार को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के तलाक को लेकर प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिक क्राइम्स हो गया, चेक बाउंस हो गया, इत्यादि मामलों को मोटे मोटे तौर पर हम लोग दीवानी मामलों में डाल सकते हैं। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 132 एक्चुअली में तीन बातें कह रहा है। अनुच्छेद 132 ये कहता है, अगर कोई आपराधिक मामला है, क्रिमिनल केसेस है, अगर कोई दीवानी मामला है, सिविल मामला है, और कोई ऐसा मामला है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्या लिखा हुआ है उसकी व्याख्या से संबंधित मामला है, संविधान के निर्वचन से संबंधित मामला। मैंने पहले से कह रखा है कि संविधान की जो लैंग्वेज दिखाई देती है वैसी लैंग्वेज है नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भारत के उच्चतम न्यायालय का दायित्व है कि वो संविधान की व्याख्या करे। अनुच्छेद 132 कहता है, आपराधिक, दीवानी और ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला हो, उन मामलों में आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 132 में। एक 133 और 134 आपको ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन है, हाँ रिपीटेशन है। 133 ये कहता है कि हाईकोर्ट ने किसी दीवानी मामले में अगर कोई निर्णय दिया है और निर्णय देने के बाद में कोई पार्टी, कोई पक्षकार यदि उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 132 जहां तीनों मामलों के संदर्भ में अपील की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 133 केवल और केवल किसकी बात करता है, दीवानी मामलों की बात करता है। अनुच्छेद 134 ये कहता है, हाईकोर्ट ने यदि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल केसेस में, दंडिक मामलों में यदि कोई निर्णय दिया है और कोई पार्टी उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। आपराधिक मामलों में हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं, और वो दो कंडीशन से सवाल पूछा जा सकता है। ये हमने को ढंग से पढ़ना है। लिखें जरा, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। पहला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132 अनुच्छेद 132 में ये उल्लेखित है कि दीवानी यानी सिविल, दीवानी यानी सिविल, कॉमा दांडिक यानी क्रिमिनल, दीवानी कॉमा दांडिक अथवा संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन कर देना इसको संविधान की व्याख्या, क्योंकि इस प्रकार की शब्दावली और कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। तथा या अथवा संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में, व्याख्या या फिर वहां पर शब्द लिखा हुआ आ सकता है निर्वचन, जो शुद्ध हिंदी शब्द है दैट इज निर्वचन, अथवा संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती। दीवानी मामले, दांडिक मामले और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले, मोटे मोटे तौर पर हमने 3 मामलों में अपील की बात कही। वैसे मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले आते हैं उनको आप लगभग 100 भागों में विभाजित कर सकते हो। बहुत सारे मामले, अलग अलग मामले आते हैं। अब अनुच्छेद 133 लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 133 रिपीटेशन लगता है, वैसे रिपीटेशन है लेकिन पर्टिकुलर सिविल मामलों की बात करता है। अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में, अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में, अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध हमेशा हायरार्की होगी। ऐसे नहीं कि नागौर के कोर्ट ने कोई निर्णय दिया कि चलो कौन जाएगा जोधपुर, सीधा चलते हैं दिल्ली, ऐसे नहीं होता है। यू विल हैव टू फॉलो द हायरार्की। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट में अपील होती है और हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, देन आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134, आर्टिकल 134, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 डैश करके लिखना। दांडिक मामलों में, दांडिक यानी क्रिमिनल, आपराधिक भी कह सकते हैं, दांडिक मामलों में, दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, दिए गए निर्णय, दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन इसकी 2 शर्तें, देयर इज 2 कंडीशंस, लिखिएगा, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। जरा देखिएगा, मोटे मोटे तौर पर हमारे न्यायपालिका का ढांचा कुछ इस तरह से है। हर जिले पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसे हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं। सत्र न्यायालय कोई निर्णय देता है, उसके खिलाफ में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ये ढांचा अभी आपको क्यों बताया। दांडिक मामलों में यदि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में तब ही अपील करोगे जब 2 शर्तों को पूरा किया जाएगा। और 2 शर्तें कौन सी है, बहुत ढंग से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के हम लोग लिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समझ लीजिए, बाड़मेर का ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें कोई मामला चल रहा है। चलते हुए मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाता है। हाई कोर्ट कहता है इस मामले को हमारे पास ले आइए। हाई कोर्ट चलते हुए मामले को अपने पास मंगाता है और इनमें से एक पार्टी को फांसी की सजा सुना देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा मामला हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवाया, बहुत ढंग से सुना और बाद में उसको क्या सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। जिस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है उस व्यक्ति को उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, अन्यथा अपील नहीं होगी क्रिमिनल केसेस में। एक दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, समझ लीजिए अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति को कह दिया कि आप बाइज्जत बरी हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया, आप फ्री है हमारी तरफ से। अब जो सामने वाली पार्टी है बी, उसने हाई कोर्ट में अपील की। ए नाम के व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो बरी किया उसके खिलाफ में बी नाम की पार्टी ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। ए नाम के व्यक्ति को उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी।
हाँ, अपील तब हो सकती है जब मामला भले ही क्रिमिनल हो लेकिन उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पहलू छिपा हुआ है, तब तो अपील की जा सकती है। अन्यथा क्रिमिनल मामले में इन दो कंडीशन को अगर पूरा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। आप कहेंगे जैसे उदाहरण साफ है, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की सजा और हाई कोर्ट ने कहा नहीं इनको 2 साल की सजा, तो आप नहीं कह सकते अच्छा हाई कोर्ट ने कहा मैं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। नहीं, हाई कोर्ट ही आपके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इस संदर्भ में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। भाई अगर आप सोचिए हिंदुस्तान की जनसंख्या 126 करोड़ है आज के दिन, और हमारे जनसंख्या हमेशा से अच्छी ही रही है। अगर हर निर्णय के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करते रहे तो सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन 31 न्यायाधीश है, पहले तो इससे भी कम न्यायाधीश थे। अगर इस प्रकार के छोटे छोटे मामलों को थप्पड़ मार दिया ना, उसने ऐसा कर दिया ना, उसके खिलाफ में अगर अपीलें सुनते रहे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक काम है वो तो खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई हमने ये 2 कंडीशन डाली है। मेरी बात को आप लोग समझे क्या, ए और बी करके लिखिए। इसकी 2 शर्तें हैं। ए लिखिए, सत्र न्यायालय, अंग्रेजी में कहते हैं सेशन कोर्ट, हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होता है। सत्र न्यायालय, ए ऐसे लिखना है, सत्र न्यायालय में चल रहे किसी मामले को, सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, सत्र न्यायालय में चल रहे किसी मामले को, चल रहे किसी मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर, उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर, उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर यदि फांसी की सजा सुना दे, यदि फांसी की सजा सुना दे। एक बार मैंने गलती से ऐसे लिखवा दिया, फांसी की सजा सुना दे की जगह लिख दिया यदि फांसी की सजा दे दे, तो स्टूडेंट बोला फिर सर अपील कौन करेगा, जब फांसी दे दी है तो फांसी देने का मतलब देना नहीं है, फांसी सुना नहीं है, फांसी की सजा सुना दे। तो एक तो कंडीशन ये। बी लिखिए, बी लिखिए, सत्र न्यायालय ने यानी सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है, और सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है और उच्च न्यायालय ने अपील में, हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने अपील में, उच्च न्यायालय ने अपील में फांसी की सजा सुना दी है, उच्च न्यायालय ने अपील में फांसी की सजा सुना दी है, फांसी की सजा सुना दी है। एक बार तो मामला चल रहा था, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया, एक बार बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने अपील में क्या सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। तो ऐसी दोनों स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है क्रिमिनल केसेस के मामले में। ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 कहता है। अगर कोई सवाल बना ये अपील के संदर्भ है तो मुझे लगता है अनुच्छेद 134 में जो 2 बातें, जो कंडीशंस लिखी हुई, यहां से सवाल बन सकता है। एक तो बात है ये। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। आप लोग जानते हैं जोधपुर हाई कोर्ट, जोधपुर में हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच है, जोधपुर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, 4 बजे निर्णय सुनाया और आपकी इच्छा हो गई कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसा करते शाम को मंडोर गाड़ी जाती है, उसमें बैठ गए और सुप्रीम कोर्ट में अपील करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। मैंने तो इवन सुबह आपको यहाँ तक कहा कि कोई एडवोकेट भी वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वहाँ एडवोकेट के लिए भी सिस्टम बना रखे हैं। कुछ मामलों में तो अपील करने के लिए आप कहेंगे मैं खुद एडवोकेट हूँ, तो एडवोकेट है तो अच्छा है, गंगानगर में प्रैक्टिस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। कुछ मामलों में तो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से भी क्या लेना होता है, सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A 134 कैपिटल ए ये कहता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हो देन यू विल हैव टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट्स। आपको हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लाना होगा। आप कहेंगे ये प्रमाण पत्र क्या होता है? हाई कोर्ट जब कोई निर्णय देता है तो हाई कोर्ट निर्णय के साथ साथ में एक सर्टिफिकेट कॉपी देता है, एक सर्टिफिकेट की कॉपी देता है जिसमें यह कहता है कि हमारी तरफ से ये निर्णय क्या है, फाइनल है।
अगर आप अपील करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाओगे, अन्यथा अपील नहीं कर पाओगे। वैसे अधिकांश मामलों में सुप्रीम कोर्ट खुद ही सर्टिफिकेट निर्णय की कॉपी के साथ लगा कर दे देता है, कई बार नहीं देता है तो जो संबंधित पार्टी है वो सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। यहां से भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, नोट डाल के लिखिएगा। आज आपको एकदम न्यायपालिका के संदर्भ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने सुबह आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज बना जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना होगा, कानून का जानकार होना होगा। तो नोट डाल के लिखे, नोट डाल के ऐसा लिखिएगा, अनुच्छेद 134 ए में, ए कैपिटल लिखिएगा, अनुच्छेद 134 ए में, अनुच्छेद 134 ए में ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु, अनुच्छेद 134 ए में ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु, उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु, उच्चतम न्यायालय में अपील हेतु, अपील हेतु उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ठीक है, विदाउट सर्टिफिकेट आप अपील नहीं कर सकते, एक तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन बाय द वे हाई कोर्ट ने आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मामला ऐसा है जिसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए, फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, स्पेशल लीव पिटिशन, यानी विशेष याचिका। बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 ये कहता है, एक्चुअली में एसएलपी के बारे में किताबों में अधूरी बातें लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है जरा सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा 3-4 महीने पहले, मार्च के महीने में, 2018 के महीने में, 2018 के वर्ष में एसके महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। आप लोग शायद ये जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन के बाद में भारत बंद का आयोजन किया गया, बहुत सारी बातें हुई। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उस डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है, आप ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि सर इस मामले की आप वापस क्या करिए, जांचिए। दैट इज आल्सो एसएलपी। ये भी क्या कहलाती है? स्पेशल लीव पिटिशन कहलाती है, एक। और दूसरी बात, अगर हाईकोर्ट ने आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया और आपको लगता कि मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये विशेष मामला है, इस मामले की आप क्या करिए, जांचिए। दैट इज एसएलपी। तो आप मुझसे कहेंगे यूं तो हर व्यक्ति हाईकोर्ट के निर्णय से संतुष्ट होगा ही नहीं, वो सीधा एसएलपी लेकर कहां पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का बर्डन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भार बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कोई जाते ही चीफ जस्टिस आपके मामले को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वहां फिल्टर होता है, वहां रजिस्ट्रार है, वहां एक पूरा का पूरा ऑफिस है, सैकड़ों लोग वहां गजेस्टेड ऑफिसर्स वहां काम करते हैं। वहां आप एसएलपी लेकर जाओगे कि मेरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, वो रजिस्ट्रार देखेगा कि क्या वाकई में ऐसा मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, तो ही मामला चीफ जस्टिस के टेबल तक जाता है, वरना क्या होगा, उस फिल्टर से ही मामला खारिज हो जाता है। छोटा सा हेडिंग डालते हुए लिखना, विशेष याचिका, विशेष याचिका, विशेष याचिका, ऑब्लिक डाल के लिख देना एसएलपी, एसएलपी, एल फॉर लीव, स्पेशल लीव पिटिशन, एसएलपी, डैश करके लिखिए। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 के तहत ये याचिका, अनुच्छेद 136 के तहत ये याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 136 के तहत
ये याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए, ऐसा लिखना है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अथवा 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 हाईकोर्ट का ऐसा, उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय, हाईकोर्ट का ऐसा निर्णय, उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें, हाईकोर्ट का ऐसा निर्णय, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अथवा उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय, उच्च न्यायालय मतलब वही हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, उच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, कॉमा डाल के लिखिएगा, उन मामलों में एसएलपी दायर की जाती है, उन मामलों में एसएलपी दायर की जाती है, उन मामलों में एसएलपी दायर की जाती है, उन मामलों में एसएलपी दायर की जाती है। ठीक, तो एसएलपी भी ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब कुछ बातें अपीलेंट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती है। किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दो बातें यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर किताबों में ये लिखी हुई नहीं है, दोनों बातें सुन लेना। आप लोग जानते हैं आजकल काफी ज्यादा चर्चा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कावेरी जल को लेकर जो विवाद चल रहा है, कावेरी भी है और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनके जल को लेकर विवाद है। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में पानी को लेकर विवाद है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, दैट इज आर्टिकल 262, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवादों के निपटारे हेतु ट्रिब्यूनल्स की स्थापना कर सकती है। ट्रिब्यूनल्स यानी प्राधिकरणों की स्थापना कर सकती है, ऐसा 262 में लिखा हुआ है। आप कहेंगे तो हम क्या करें, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्यों चर्चा की जा रही है? चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि आगे ये भी लिखा हुआ है, संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल्स को इतना पावर भी दे सकती है कि ट्रिब्यूनल्स का जो भी निर्णय होगा उसके खिलाफ में भारत के किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। एक तो ये अच्छा प्रश्न बनता है। दूसरा, सिविल सर्विस 2015 आईएएस के पेपर में जो प्रश्न पूछा गया उसको सुन लीजिए। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, दैट इज 329 329 एक्चुअली में आपके कोर्स में है इलेक्शन कमीशन, बात करेंगे बहुत ढंग से। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। आप लोग शायद जानते होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में हमारे देश में परिसीमन किया जाता है, डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब है किस राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी होगी, या फिर कौन सा एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जिस एरिया में बैठे हैं, वो सरदारपुरा एरिया में आता है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, या सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आता है, या जोधपुर शहर के विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं जोधपुर की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के मैंने नाम बोले, ये एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, ये तय करना, नहीं पूछा नहीं है मैंने, ये तय करना परिसीमन कहलाता है। आपका कोई गांव है, समझ लीजिए आप गंगानगर के रहने वाले, आपका कोई गांव है, गंगानगर में आएगा या हनुमानगढ़ में आएगा या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा, इसको तय करना, इसका निर्धारण करना क्या कहलाता है? परिसीमन करना कहलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 329 ये कहता है कि एक बार परिसीमन निर्धारित कर दिया गया, यानी ये वाला जो एरिया जहां आप बैठे वो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, अगर ये तय कर दिया तो मतलब फाइनल है, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा 329 में लिखा हुआ है। वर्ष 2015 सिविल सर्विस के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया। आपसे क्या पूछा जा सकता, ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं सुन सकता या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते? 2 प्रकार के मामले मैंने शेयर किए, लिखें जरा, नोट डाल के लिखना है। अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262, अनुच्छेद 262 के तहत संसद
कानून बनाकर अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवादों, वाटर डिस्प्यूट्स जिसे हम लोग कहते हैं, जल संबंधी विवादों के निपटारों के लिए, जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए, जल संबंधी विवादों के निपटारों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। ट्रिब्यूनल्स यानी प्राधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिए संसद कानून बनाकर, इसी में लिखना है संसद कानून बनाकर, संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल के निर्णयों को, संसद कानून बनाकर ट्रिब्यूनल के निर्णयों को, ट्रिब्यूनल के निर्णयों को, ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। वैसे जो 20 घंटे की अपनी ये जो क्लास 24 तारीख तक है, उसमें मैंने ये तय कर रखा कि सेंटर स्टेट रिलेशन को हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। वहाँ इस अनुच्छेद को वापस टच करेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, नोट डाल के लिखना है, अनुच्छेद 329। आज पता नहीं मैं दौड़ता दौड़ता आया क्लास लेने के लिए, लेट भी आया, पर ये बातें मैंने आज तक किसी भी क्लास में नहीं लिखवाई। शायद पुराने कोई पढ़ रहे हैं, उनको आइडिया होगा मैंने 262 और 329 कुछ भी नहीं लिखवाया। आज पहली बार ही लिखवा रहा हूं। वैसे लिखें आप, तो विषम परिस्थितियों में आदमी का दिमाग थोड़ा तेज चलता है। लिखें आप, अनुच्छेद 329 आर्टिकल 329, अनुच्छेद 329 में ये उल्लेखित है कि, अनुच्छेद 329 में ये उल्लेखित है कि, अनुच्छेद 329 में ये उल्लेखित है कि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन, परिसीमन, डीलिमिटेशंस, डीलिमिटेशन, परिसीमन को, परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सब बातें हम लोगों को अपीलेंट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत पढ़नी है। सुप्रीम कोर्ट किन अपीलों को सुन सकता है वो हम लोगों ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट किन के बारे में अपीलें नहीं सुन सकता वो भी हम लोगों ने पढ़ा। आपने पढ़ा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अभी आपने पढ़ा अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शब्द है निर्णयों की समीक्षा करना, निर्णयों की समीक्षा करना। अंग्रेजी में कहा जाता है रिव्यू ऑफ द जजमेंट, निर्णयों की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स, निर्णयों की समीक्षा करना। लगे हाथ आप दोनों शब्द को भी देख लीजिएगा। एक शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, अंग्रेजी में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। दोनों में बड़ा फर्क है। विद्यार्थी अक्सर दोनों को एक ही मान लेता है, और ना केवल विद्यार्थी एक मानता है बल्कि किताबों में भी कई जगह लिखा हुआ है। दोनों मैंने साथ में जानबूझकर लिखे हैं ताकि सारी तस्वीर साफ हो सके। पहला शब्द है रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स। हमारे न्यायपालिका की कह दीजिए या सुप्रीम कोर्ट की कह दीजिए, एक बहुत गजब की खूबसूरती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, आज के दिन निर्णय दिया, 2018 20 जुलाई को कोई निर्णय दिया। 4 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो निर्णय दिया गया उस निर्णय के संदर्भ में कुछ नए फैक्ट्स आ गए, और ऐसे फैक्ट्स आ गए हैं
जिससे वो पहला वाला जो निर्णय वो चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पावर है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय की वो क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, दैट इज रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स। ये पावर हाई कोर्ट को नहीं है। क्यों? ये पावर हाई कोर्ट को क्यों नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाई कोर्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में कहां अपील करोगे? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो सीधा हिमालय पर्वत है। तो दैट्स वाई रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स का जो पावर है वो किसको दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। पहली बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक दूसरी बात, आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कभी किया? सैकड़ों बार किया। आपके सामने एग्जाम्पल है, बैरूबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है, क्या कहता है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती वाले मामले में कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग है। गोलकनाथ वाले मामले में यह कहता है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। केशवानंद भारती वाले मामले में कहता है मौलिक अधिकार ही नहीं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो। दैट इज द बिग एग्जांपल ऑफ द रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स। लिखें जरा, निर्णय की समीक्षा करना, डैश करके लिखिएगा। अनुच्छेद 137 में ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 137 में ये उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है। अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ठीक है। एक प्रश्न पूछता हूं पहले आपसे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। इस तरह से कथन लिखा हुआ आ सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू ऑफ द जजमेंट्स की पावर दी गई है। दूसरा कथन लिखा हुआ आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले न्यायाधीश मानव है, ईश्वर नहीं है, वो गलती कर सकते हैं। क्या ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है? क्या इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये, भाई फैक्ट ही हमारे, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मूवीज वगैरह देखते हैं, जब भी कोर्ट कभी निर्णय देता है तो क्या कहता है, तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए, ऐसा बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मेरे सामने जो सबूत लाए गए, मेरे सामने जो गवाह लाए गए, उसको मैंने ध्यान में रख के निर्णय दिया है। हो सकता है 4 साल बाद में कोई नया गवाह पैदा हो जाए, और ऐसा गवाह पैदा हो जाए जो पूरा का पूरा सिनेरियो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, यू टर्न ला सकता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ना कि ये कहना कि न्यायाधीश भी मानव है, वो भी गलती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे सेंटेंस लिखे हुए आ सकते हैं, आप भी भावना में बह सकते हैं, हाँ शायद ऐसा ही होता होगा। भावना में नहीं बहना है। लिखे जरा, निर्णय का समीक्षा कर सकता है। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए, बैरूबारी वाद, कोष्टक में लिखना 1960। बैरूबारी वाद कोष्टक में लिखिए 1960। ठीक, अब लिखवाने की जरूरत है क्या पूरा? भाई वहां कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसके ठीक यूं एरो करके लिख देना, केशवानंद भारती वाद। बैरूबारी वाद एक एग्जाम्पल लिखा आपने, सामने लिखा केशवानंद भारती वाद। बी लिखिए गोलकनाथ वाद। अच्छा, केशवानंद भारती वाद का तो ईयर लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से हम लोग कम से कम 10 बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। गोलकनाथ वाद कोष्टक में लिख लीजिए 1967, एरो बना के लिख दीजिए, अगेन केशवानंद भारती वाद। सैकड़ों एग्जाम्पल है, और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। किसी भी हालत में संविधान की तो आलोचना करनी नहीं है, ढूंढना, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां इसकी खूबसूरती है, बताना पड़ेगा। गोलकनाथवाद। अब सुनिए जरा, एसके महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज
के दिन में जो निर्णय स्टैंड करता है वो ये कहता है कि SC/ST जो एक्ट 1989 का बना हुआ है उसका मिसयूज होता है, इसलिए आप इस तरह से जैसा हमने गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से इस एक्ट को लागू कीजिए। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों ने देखा होगा भारत सरकार ने अभी एक एफिडेविट दिया है। भारत सरकार ने एफिडेविट देते हुए ये कहा कि हमने जो पहले एफिडेविट दिया था कि 14% मामले फर्जी है, वो हम लोग वापस लेते हैं और हमारी तरफ से अब ये नया मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि नहीं, SC और ST एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए फैक्ट आएंगे, नए तथ्य आएंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को न केवल समीक्षा कर सकता है बल्कि इसका ठीक विपरीत निर्णय, उल्टा निर्णय भी दे सकता है। बात को समझ गए आप लोग? ये तो है रिव्यू ऑफ द जजमेंट। आप लोगों ने याकूब मेनन का नाम सुना होगा। याकूब मेनन एक ऐसा आतंकवादी कह दीजिए, एक टेररिस्ट कह दीजिए, जो 1993 की जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुए उस समय वो दोषी था, उसको फांसी सजा सुनाई गई। 2-2.5 साल पहले की मामला है। उस समय एक शब्द काफी चर्चा में आया और वो शब्द है उपचारात्मक याचिका। अंग्रेजी में कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ये उपचारात्मक याचिका क्या होती है? आप देखिए, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ में आप DB में जा सकते हैं। DB ने निर्णय दिया, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ द जजमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आप SLP स्पेशल लीव पिटीशन डालते हैं। SLP भी आपकी खारिज हो गई। आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारे, फिर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हारे, फिर DB से हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट में हारे, फिर सुप्रीम कोर्ट की SLP में हारे, स्पेशल लीव पिटीशन डाले कि नहीं सर मामला आप वापस देखिए, वहां पर भी हार गए। फिर भी गुंजाइश है और गुंजाइश है, दैट इज उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है। एक्चुअली में ये नया कॉन्सेप्ट है, ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। याकूब मेनन वाले मामले में ये काफी चर्चा में आया था, इस वजह से मैं आपको लिख पा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आया था रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा, ये हस्बैंड वाइफ थे, इनको लेकर बहुत दिक्कत हुई और वहां पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उपचारात्मक याचिका का कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर जजेस ने निर्णय दे दिया है, SLP में भी निर्णय दे दिया, आपने अपील की SLP में, उसमें भी निर्णय दे दिया है, लेकिन किसी पार्टी को ऐसा लगता है, आप तो कहेंगे हर बार पार्टी को ऐसा लगेगा ही लगेगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो जजेस ने जो निर्णय दिया है, जज के पर्सनल इंटरेस्ट थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जज के पर्सनल इंटरेस्ट थे और उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका डाल सकते हैं। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, आप कह सकते हैं इनके हित जुड़े हुए थे, इसकी वजह से मेरे सही मामले का निर्णय नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में उपचारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। 3 जजेस इस मामले की सुनवाई करेंगे और सबसे बड़ी बात है वही जज सुनेंगे जिन्होंने आपकी SLP खारिज की थी। लिख लीजिए, उपचारात्मक याचिका। इसमें केवल आपके लिए एक फैक्ट है जो याद रखना है, अपना कब काम पड़ेगा इनसे। फैक्ट क्या है? रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा। उपचारात्मक याचिका लास्ट स्टेप है ये, इसके बाद में फिर कुछ भी नहीं है, फिर केवल वो फंदा है। डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद भी, उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP भूल गए क्या? हाँ, तो फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद भी, SLP खारिज किए जाने के बाद भी, SLP खारिज किए जाने के बाद भी प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, ये उसका बेस है। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर, वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार पर यह याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। ये याचिका उच्चतम न्यायालय में
उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसी में लिखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट हमारे देश में जो आए हैं वो सब अमेरिका से आए हैं। फिलहाल पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है इस मामले में अपनाया गया था। मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, तो इसी में लिखिएगा रूपा हुर्रा, ये हस्बैंड वाइफ थे दोनों, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, कोष्टक में लिख देना रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, कोष्टक में लिखिए 2002 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहली बार इस अवधारणा को दिया था, ये एक फैक्ट है जो आप लोगों से साझा किया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। सिविल सर्विस में तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है ये ऐसे नहीं लगती है, इसके लिए आपको एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से सर्टिफाई कर प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, तभी आप उपचारात्मक याचिका लगा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो जुरिस्डिक्शन के संदर्भ में थी, हम लोगों ने बात की। कितने पॉइंट हुए? 3। चौथा पॉइंट लिखिए। 4 हो गए क्या? चौथा पॉइंट लिखिए, न्यायिक पुनरावलोकन। इसको हम लोग बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, कौन से अनुच्छेद में ये शब्द उल्लेखित है? किसी भी अनुच्छेद में ये शब्द उल्लेखित नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, सुनिए जरा, कोई भी ऐसी विधि जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है उसे आप न्यायपालिका में जो चैलेंज करते हो उसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। एक है निर्णय की समीक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करता है, दैट इज रिव्यू ऑफ द जजमेंट। एक है जुडिशियल रिव्यू, कोई भी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसे सुना जाता है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जल्दी से लिख दीजिएगा, डैश करके लिखिए, कोई भी ऐसी विधि, हम लोगों ने आर्टिकल 13 को बहुत ढंग से पढ़ा था, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है, कॉमा डाल के लिखिएगा, उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती देकर क्या करोगे? क्या उच्चतम न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर देगा क्या? बताइए, उच्चतम न्यायालय क्या किसी विधि को अवैध घोषित कर सकता है क्या? कर सकता है ना, सुबह किया ना 99वां संशोधन। उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। इसी में लिखिए, उच्चतम न्यायालय उसे, जो शब्द लिखना है आपको वो लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से ताकि मालूम पड़ जाए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, क्या इस पावर पर किसी प्रकार का कोई बैरियर है क्या? किसी प्रकार की कोई रोक है क्या? दो प्रकार की रोक है यार। एक 9वीं अनुसूची, 24 अप्रैल 1973 से पहले के कानून जो 9वीं अनुसूची में ऑलरेडी शामिल थे उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। और दूसरा, जब तक आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होगा तब तक संविधान संशोधन का भी रिव्यू नहीं कर सकते। सवाल ऐसे बनेंगे, नोट डाल के लिखिए, इस संदर्भ में 2 सीमाएं हैं, देयर इज 2 लिमिटेशन। नोट डाल के लिखिए, इस संदर्भ में 2 सीमाएं हैं। इस संदर्भ में 2 सीमाएं हैं। ए और बी करके लिखिए। ए लिखिए
24 अप्रैल 24 ऑफ अप्रैल 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 से पहले के 24 अप्रैल 1973 से पहले के 24 अप्रैल 1973 से पहले के वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है, उनकी समीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक। नंबर बी, ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं, आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते। ये दो रेस्ट्रिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की इस पावर पर। ठीक। बाकी हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन 13(1), 13(2), 13(3), इवन 13(4) भी पढ़ रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 5वां पॉइंट लिखिए, उच्चतम न्यायालय, ऐसा लिखना है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, जैसा कह रहा हूं वैसा का वैसा लैंग्वेज लिखना, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में, सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और CS कर्णन को जिस तरह से पिछले साल सजा दी गई, ये हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना थी, इस वजह से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129, ये साफ शब्दों में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उस सारे निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न ये है, रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? आप कभी किसी वकील साहब के घर पर गए हैं या किसी के घर से अगर कोई वकील है तो आप उनके कभी चैम्बर में जाना, उनके चैम्बर में खूब सारी बुक्स पड़ी है। वो बुक्स क्या, इतनी सारी बुक्स वो पढ़ते हैं क्या? एक्चुअली में वो बुक्स किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने जितने भी जो जजमेंट्स दिए हैं, जितने भी जो निर्णय दिए, उन निर्णयों से संबंधित वो सारी किताबें हैं। क्यों रखते हैं वो सारी किताबें? क्योंकि साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 129 में, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया मतलब दे दिया। अब भारत के सारे न्यायालयों को उस निर्णय को नजीर के रूप में, उर्दू का शब्द है नजीर, हिंदी का शब्द है संदर्भ, अंग्रेजी का शब्द है रेफरेंस के रूप में प्रयोग में करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया या गलत निर्णय दिया, यू विल हैव टू फॉलो इट, आपको इसका अनुसरण करना होगा। भारत के सारे न्यायालयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय क्या है? एक नजीर है। नजीर मतलब एक उदाहरण है। अब आपको उसी निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना है। मेरी बात को आप लोग समझे? इसका एक मतलब तो हुआ एक, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, इसका दूसरा मतलब भी है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो संबंधित पार्टी, जो भी पक्षकार है, उससे संबंधित जितने भी जो पक्षकार हैं, उनको उन निर्णयों की पालना करनी होगी। अगर वो पालना नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, न्यायिक अवमानना के मामले में सजा देने का अधिकार है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सजा देगी, किस तरह से सजा देगा, इस संदर्भ में भारत की संसद ने एक कानून बना रखा है, उसका नाम ही यही है, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। ये जो सारी बातें हैं, उन बातों को कहने का एक उद्देश्य ये भी है कि आपके कानों में एक शब्द पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में एक न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया हुआ है। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट 1971 का जो एक्ट है, उस एक्ट में इतना पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है कि वो किसी सिटिंग जज, यानी वर्तमान समय में पद पर बैठे हुए न्यायाधीश को भी क्या दे सकते हैं?
सजा दे सकते हैं। C.S. कर्णन वॉज द फर्स्ट जज जिसको कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के मामले में सजा दी लास्ट ईयर। ये सारी बातें आपको लिखनी है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में डैश करके लिखिए। अनुच्छेद 129 के तहत आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का, सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी में लिखिए, इसके दो अर्थ हैं। क्यों रखा जाता है? इसके दो अर्थ हैं। इसके दो अर्थ हैं, ए और बी। देयर इज टू मीनिंग। इसके दो अर्थ हैं। ए लिखिएगा, ए लिखे, उच्चतम न्यायालय के निर्णय, तीनों शब्द लिखेंगे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए, भारत के सभी न्यायालयों के लिए, भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ ऑब्लिक रेफरेंस ऑब्लिक नजीर, भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ, रेफरेंस या नजीर होते हैं। नजीर मतलब उदाहरण होते हैं। संदर्भ, रेफरेंस या नजीर होते हैं। इसका एक तो मतलब यह है। बी लिखिएगा, बी लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर, अवमानना यानी कंटेम्प्ट, उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, न्यायिक अवमानना का आधार कौन सा अनुच्छेद है? ऐसे तो कोई लिखा हुआ ही नहीं है। आर्टिकल 129 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में संसद द्वारा, इस संदर्भ में संसद द्वारा, इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट, इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971, 1971 बनाया गया है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है। ये भी याद रखना, न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया। इसी में लिखिएगा, इसी में लिखिए, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत सिटिंग जज, सिटिंग जज मतलब पदासीन, इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी, पदासीन मतलब अभी पद पर जो बैठा है, इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी, पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती। एक नोट डाल के लिखिएगा, एक नोट डाल के लिखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश C.S. कर्णन, ये लिखा हुआ आपके सामने,
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश C.S. कर्णन भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं, भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं, भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं, भारत के न्यायिक इतिहास के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें वर्ष 2017 में पद पर रहते हुए, जिन्हें वर्ष 2017 में पद पर रहते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर सजा दी थी। कौन सा आधार? न्यायिक अवमानना। इस आधार पर सजा दी थी। ठीक, ये जो बातें हम लोगों ने पढ़ी वो है सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इसके जुरिस्डिक्शन में कोई वृद्धि करनी है तो क्या की जा सकती है? क्या ये जो भी लिखा हुआ है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 138, साफ शब्दों में कहता है संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वृद्धि कर सकती है। नोट डाल के लिखना है अनुच्छेद 138, आर्टिकल 138, अनुच्छेद 138 के तहत, अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर, अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ठीक, रुकना जरा। हम लोगों ने आर्टिकल 32 पढ़ा, अनुच्छेद 32 का 1 भी पढ़ा, 32 का 2 भी पढ़ा। 32(1) यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी कर सकता है। 32(2) यह कहता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट्स ज़्यादा शक्तिशाली है याचिकाएं जारी करने के मामले में। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा कारण है, सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए याचिकाएं जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ में लीगल राइट्स के लिए भी याचिकाएं जारी करता है। ये तो कॉन्सेप्ट पता है ना। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 139 एक और बहुत अच्छा प्रावधान करता है। वो ये अनुच्छेद ये कहता है कि संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा भी याचिकाएं जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। लिखें जरा नोट डालकर, अनुच्छेद 139, आर्टिकल 139, आर्टिकल 139 के तहत संसद कानून बनाकर, आर्टिकल 139 के तहत संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा, संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने, अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे सकती है, का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दे सकती है, उच्चतम न्यायालय को दे सकती है, उच्चतम न्यायालय को दे सकती है। ठीक, ये सारी बातें याद रखनी है। अब देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अच्छा प्रावधान और आ रहा है, आर्टिकल 139A, ये कैपिटल है। क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और समस्या बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी आप लोगों ने देखा पिछले 5-6 महीने पहले
पद्मावती मूवी को लेकर बहुत सारा विवाद हुआ। विवाद क्यों हुआ इस पर हमको चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आपने देखा होगा कि पद्मावती मूवी के प्रसारण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, एमपी चंडीगढ़ के हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया, यूपी के हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया। 5-6 हाईकोर्ट्स में ये मामला चल रहा था। आप जरा कल्पना कीजिए, राजस्थान का हाईकोर्ट ये कहता है कि मैं एक कल्पना करने की बात कर रहा हूं, ये मेरे एक विचार नहीं है। राजस्थान का हाईकोर्ट ये कहता है कि पद्मावती मूवी में समाज के एक वर्ग का जो कल्चर है उसका हनन किया गया, इसलिए हम इस पर रोक लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है पद्मावती मूवी में समाज के एक वर्ग का जितनी जो कल्चर है उसको रीच किया गया है, इसलिए हम पद्मावती मूवी का प्रसारण करने का क्या देते हैं, आदेश देते हैं। 2 अलग अलग हाईकोर्ट एक ही मामले में अलग अलग निर्णय देते हैं। इससे आम आदमी का विश्वास न्यायिक व्यवस्था से डिग सकता है। आर्टिकल 139A इस वजह से मैंने कहा बहुत अच्छा अनुच्छेद है। वो ये कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक ही मामला 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट्स में पेंडिंग है, सारे मामलों को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। एक तो ये प्रावधान है, और दूसरी बात इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा हुआ है कि किसी हाईकोर्ट में कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो हाईकोर्ट जो है सही ढंग से न्याय नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पावर दिया गया कि एक हाईकोर्ट में चल रहे मामले का ट्रांसफर दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है। क्या मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं? लिखें जरा, आर्टिकल 139A नोट डाल के लिखना है, नोट आप लोग डालते रहा करें। आर्टिकल 139A डैश करके लिखिए, डैश करके लिखिए। एक ही प्रकार के मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित होने पर, एक ही प्रकार के मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित होने पर, एक ही प्रकार के मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित होने पर, लंबित मतलब पेंडिंग, लंबित होने पर उच्चतम न्यायालय उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। उच्चतम न्यायालय उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। उच्चतम न्यायालय उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। इसी में लिखिए, उच्चतम न्यायालय किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। गुजरात में जो दंगे हुए उसकी जांच गुजरात हाईकोर्ट के पास थी, जांच किया, मामला पूरा गुजरात हाईकोर्ट के पास था। सामाजिक कार्यकर्ता है तीस्ता सीतलवाड़, उन्होंने कहा नहीं, गुजरात हाईकोर्ट इन मामलों की सही ढंग से सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि गुजरात की सरकार इन मामलों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने मांग की मामलों को ट्रांसफर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सारे मामले बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। दैट इज आर्टिकल 139A। क्या मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट था, थोड़ा हम लोग इनकी उपेक्षा कर लेते हैं, जिसको हमने ढंग से समझने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है। अभी आधा पौन घंटे की क्लास बाकी है, बाकी सारी बातें 8.5 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, 11 घंटे का है, 9:15 से 6 तो 9 घंटे ही रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।